rules used to locate image in case of spherical mirror. In case of spherical mirror, mirror की बात कर रहे हैं। मुझे याद है मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, एलर में क्या था कि रेज क्या, all rays which are parallel to the incident to the principal axis and close to it वजह बताऊंगा उसकी। जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज होती हैं उनका मैंने एक नाम बताया था, क्या कहा था, याद करो, पैरेक्शियल रेस। कौन सी? पैरेक्शियल। उनसे हमारा एक्चुअली हम कहते हैं ना प्रिंसिपल फोकस, तो उसकी वजह ये है कि 100% रेज एक ही पॉइंट पे फोकस नहीं होती। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास है वो मैक्सिमम एक पॉइंट पे फोकस होंगी, जो उससे दूर होंगी तो कुछ आगे और कुछ पीछे। और जितनी रेज फोकस होती है मिलती हैं, जितनी रेज कम मिलेंगी उतनी शार्पनेस इमेज की कम हो जाएगी। उतनी शार्पनेस इमेज की, अगर ज्यादा रेज मिलेंगी तो इमेज शार्प रहेगी, नजर आएगी डिस्टिंक्ट। कम रेज मिलेंगी तो इमेज होगी डिस्टिंक्ट, शार्प नहीं होगी। तो पैरेशियल रेज को लेकर हम चल रहे हैं। मार्जिनल रेज जो होती है, जो किनारे पे होती है, मिरर के एंड से टकराती है, ऊपर वाले एंड से, नीचे वाले एंड से, उसके पास जो रेज होती है इवन इफ दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उन्हें मार्जिनल रेज बोलते हैं। वो जो रेज है वो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे नहीं मिलती जहाँ पैरेशियल रेज मिलती है। तो जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, व्हिच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी इमेज बनती है रिफ्लेक्टेड रेज से, याद रखिएगा। मैंने पिछली दफा ये पॉइंट क्लियर कर रहा था। The rays coming from direct object helps in seeing the object. Object दिखाती है वो, आपको जो नजर आ रहा है वो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं। इमेज जो है वो हमेशा कौन सी रेस से बनती है? रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेस से। रिफ्रैक्शन भी तो होता है ना। रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेस जहाँ पे इमेज बनाए, जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट दिखाए, वो कहलाती है इमेज। उसको ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे आप शीशे में देख रहे हैं तो जो आप डायरेक्ट देख रहे हैं किसी को वो ऑब्जेक्ट है, और शीशे का आप किसी को देख रहे हैं तो वो रिफ्लेक्टिव रेस की वजह से नजर आ रहा है। तो वो जो नजर आ रहा है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है? इमेज है। रिफ्लेक्टिव रेस की जो नजर आती है वो इमेज होती है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। दो तरह की इमेज बताई थी, कौन कौन सी? रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हमेशा क्या होती है? इन्वर्टेड होती है। वर्चुअल इमेज डायरेक्ट होती है, सीधी। जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा था, क्या कि कौन सी वो था, क्या नाम है, लेटरल इन्वर्टेड इमेज, लेटरली इन्वर्टेड इमेज। तो मैंने आपको समझाया था कि लेफ्ट साइड इमेज ऑब्जेक्ट का, इमेज का लेफ्ट साइड जो है वो इट इज द इमेज ऑफ राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, and right side of the image is the image of left side of the object. So laterally inverted कहते हैं, है ना। मैंने तीनों डेफिनेशन क्लियर कर दी थी, एक दफा आप पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। और सही सोच समझ के वर्ड इस्तेमाल किया था जो आप आगे यूज भी कर सकें और आपको याद भी रहे। ठीक है। अब इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे कॉन्वर्ज बोलते हैं। एक्चुअली कॉन्वर्ज एट ए पॉइंट कहाँ? ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन से केस में होता है? इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं? जिसमें केव बनी होती है, जो अंदर को धंसा होता है। रिफ्लेक्शन केव की साइड से हो वो कॉनकेव कहलाता है। केव से मतलब केव किधर होती है? केव जो बनती है पहाड़ों में नजर आती है, वो कैसी होती है? अंदर को जो खांचा होता है उसे केव बोलते हैं।
अंदर में जो गैप होता है, वो जो उभरा हुआ साइड होता है उसे कॉन्वेक्स कहते हैं, ये एक टेक्निकल टर्म है। एक्चुअली कॉन्वेक्स ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, और क्या वर्ड यूज करा था आपने, अपीयर टू, अगर भूल जाओ अपीयर टू कॉन्वेक्स भी लिख सकते हैं, अपीयर वर्ड जरूर आएगा। अपीयर कहते हैं जो चीज दिख रही है लेकिन एक्चुअली वो है नहीं वहां पे, वहां से लगता है रेल आ गई ही निकल के, तो फिर कौन सा वर्ड यूज करते हैं, अपीयर टू डाइवर्ज वर्ड, अपीयर टू डाइवर्ज at a point on principal axis। अब ये कौन से केस की बात कर रहे हैं हम, इन केस ऑफ कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब डायग्राम बना के बता दो एक मिनट है सर, वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा या फिर फोकस? एक मिनट, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो जिस पॉइंट पे कॉन्वर्ज करेंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस को, दो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये पॉइंट अभी तुम्हारा बहुत अच्छा सवाल पूछा है, अभी फिर मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूं, एक बार समझिए, दिमाग में रहेगी पॉइंट। अब देखिए ये कॉन्केव मिरर है, ये केव साइड आ गई है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। अब रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल, और भी नीचे भी कहीं भी हो सकती है। ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये रेज जो होंगी ये फोकस से होती भी जाएंगी। हम कौन सी रेज को कंसीडर कर रहे हैं, पैरेक्शियल रेज को, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास है। तो ये सारी रेज, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पास है, ये भी लेफ्ट से जाएंगी। मार्जिनल रेज को हम दिखाते ही पर नहीं मिलते हुए, लेकिन एक्चुअली वो थोड़ा सा वो इससे पहले मिल जाते हैं, इसलिए जहां पे मैक्सिमम रेज मिल रही है उसे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, फोकस। अगर आपको फोकल डिफाइन करना हो, फोकस पॉइंट का फोकल, तो आप कहेंगे द रेज व्हिच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस after reflection actually converge at a point in case of concave mirror, or appear to diverge कहाँ से, अब from a point, diverge वहां से निकल लेंगे, from a point on principal axis, that point का definition बढ़ जाएगी, that point is called, उस point को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। अगर डेफिनेशन दे तो इसी को आगे बढ़ा देंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे हम डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं, फोकस की डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ रूल बता रहे हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज थी वो जिस पॉइंट से गुजरेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट रहेंगे, ये पॉइंट का कौन सा पॉइंट, कहाँ पर है ये पॉइंट, कहाँ है ये पॉइंट, फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, कहाँ पर ये पॉइंट। अब आपने जो सवाल पूछा कि सर प्रिंसिपल फोकस पे मिलेंगी या उससे नीचे मिलेंगी, अगर रेज पैरेलल तो अपने आप में तो पैरेलल है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो जो रेज होंगी वो फोकस के नीचे किसी पॉइंट पे मिलेंगी। ये देखिए ऐसे होती हुई जाएगी, ये पैरेलल रेज है, रिफ्लेक्शन के बाद वो पास होंगी किसी और जगह से, फोकस से पास नहीं होंगी, और वो मिलेंगी किस जगह पर, फोकस के नीचे। तो फोकल प्लेन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, फोकल प्लेन में मिलेंगी। फोकल प्लेन का मतलब है कि ऐसा स्ट्रेट सरफेस जो फोकस के ऊपर से पास हो रहा है, उसी प्लेन के ऊपर कहीं मिलेंगी। हम जो बात कर रहे हैं वो इन रेज की बात नहीं कर रहे हैं, जो आपस में तो पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। अगर ऐसे हम दो लेंगे तो फिर नीचे भी लाएंगे। जैसे हमारे कोर्स में किसी जमाने में माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप था तो हम ये रेंज लेते थे, आर यू अंडरस्टैंडिंग। अब हमारे केस में वो नहीं है, तो हम कौन सी रेंज ले रहे हैं, खाली जो पैरेलल भी है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी है और आपस में भी पैरेलल। इस केस में आपस में तो पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो दे विल मीट एट ए पॉइंट एंड फोकल प्लेन। एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट होगा, एक पॉइंट भी यहाँ पे मिलेंगे, वो पॉइंट कहाँ पर है, फोकल प्लेन में। फोकस में नहीं है वो पॉइंट, फोकस ना है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, वो ये आपको अपना पॉइंट क्लियर हो गया। जो आपने पूछा था कि वो कहाँ मिलेंगे, वो पॉइंट कहाँ होगा,
जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और आपस में भी पैरेलल है, कहाँ मिलेगा वो फोकस के ऊपर। अब दूसरा केस है ये है, इसका फोकस भी इधर है, जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा जिससे वो स्फीयर पूरा हो रहा है। जो स्फेरिकल पार्ट जहाँ पूरा हो रहा है, आप पूरी देखिए कि ये जो इधर को मुड़ रहा है, तो इसका जो सेंटर होगा वो इधर नहीं होगा, कहाँ होगा इसका सेंटर, राइट साइड पे होगा, और सेंटर और पोल के बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम फोकस मार्क करते हैं। तो इसका फोकस दूसरी तरफ है, ये वर्चुअल फोकस कहलाता है। वर्चुअल फोकस इसलिए कहते हैं कि वो एक्चुअली मिरर की दूसरी तरफ है जहाँ रेज नहीं जा रही, और ये उस तरफ है जिधर रेज एक्चुअली जा रही होती है। यहाँ पे भी वही रूल है कि भाई रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, अब ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आपस में भी पैरेलल है। अब यहाँ से तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, अंदर तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये रिफ्लेक्ट कैसे होंगी कि आप स्केल रखिए कि ये अगर कोई यहाँ खड़ा होगा उसे लगेगा ये रेस कहाँ से आ रही है, रेस को ऐसे चली आएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये उसे कहाँ से लगेगा, ये फोकस से निकल के आएगा। इसी तरह ये जो है यहाँ से ये इधर तो जाएगी नहीं, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो ये जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि इसको फोकस से मिला के इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए। यानी देखिए दोनों रेस रिफ्लेक्ट तो है, एक ऊपर वाली ऊपर को रिफ्लेक्ट हो रही है, नीचे वाली नीचे को, तो इसका नॉर्मल ऊपर की तरफ और इसका नॉर्मल नीचे की तरफ, नॉर्मल की दूसरी तरफ होती है। तो अगर हम ये नॉर्मल खींचे तो वो ऐसे आएगा, तो इंसिडेंट रे नीचे है, रिफ्लेक्टेड रे उसकी दूसरी तरफ। यहाँ पे नॉर्मल खींचे तो वो ऐसे आएगा, इंसिडेंट रे ऊपर और रिफ्लेक्टेड रे उसकी दूसरी तरफ। जहां जो आदमी खड़ा होगा उसे लगेगा ये रेज जो है, हालांकि रेज आ कहां से रही है, मिरर से रिफ्लेक्ट होके, लेकिन उसे लगेगा रेज कहां से आ रही है, मिरर के पीछे एक पॉइंट से आ रही है, वहां से फैलती हुई आ रही है, इधर भी जा रही है और इधर भी। इसमें कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, अपीयर टू डाइवर्ज, क्योंकि वो एक्चुअली नजर आ रही है लेकिन वहां से आती नहीं है, आती तो यहीं से टकरा के। टेक्निकल समझ में आ गया। तो ये दोनों रूल जो है, दोनों ये जो पहला रूल है, ये दोनों कैसे मिलेंगे, कॉनकेव मिरर में एक्चुअली कॉन्वर्ज एट फोकस, तो आप पासिव फॉर्म में अब डेफिनेशन फोकस की देनी है तो इसी को आगे बढ़ा दीजिए। दैट पॉइंट वेयर द रेज कॉन्वर्ज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस या खाली फोकस, इसी को आप आगे बढ़ा दीजिए, इसी पॉइंट पे। और आपको डेफिनेशन फोकस की नहीं देनी तो ये पॉइंट यहाँ खत्म, हमने रूल बता दिया कि रेंज ऐसे जाएंगे। कई बार ध्यान देखिएगा जो इमेज हमें नजर आती है वो हजारों लाखों रेज से मिलकर बनती है, रिफ्लेक्टेड रेज से, तभी हमें नजर आ रही है। 2, 4, 50 रेज अगर मिलेगी किसी पॉइंट पे तो हमें वो इमेज नजर नहीं आएगी, लेकिन हम यूज कर रहे थे 3 रेज पोजीशन पता लगाने के लिए। एक्चुअली वहां 3 नहीं होती, 3 होती तो हमें नजर आती ही नहीं, इतनी डीम होती, टू डीम टू बी सीन, यानी इतनी डीम कि हमें नजर नहीं आती। बात समझ में आ रही है। लेकिन हम फिर एक ही 2 या 3 रेस क्यों ले रहे हैं, हम तो लोकेशन पता लगा रहे हैं रेस कहां बननी चाहिए। एक्चुअली वो 3 रेस नहीं बन रही, वो बनी कितने रेस से रही है, वो हजारों रेस से बन रही। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। पहला पॉइंट समझ में आ गया, इससे रिलेटेड डायग्राम समझ में आ गई। व्हाट यू वांट सर, ये रेस उधर भी जा रही है, इधर भी तो आ सकती है रेस। किधर, एक मिनट, कौन सी रेस की बात कर रहे हो? सर ये जो कॉन्वेक्स मिरर में जो रेस, कॉन्वेक्स, यस सर, ये उस तरफ जा रही है, क्या ये इस तरफ नहीं आ सकती, रिफ्लेक्ट हो? तुमने पहला रूल पढ़ा, रिफ्लेक्शन के क्या रूल है, क्या है बताइए, पहला रूल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इंसिडेंट एंगल। कौन सा होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा होता है? नॉर्मल, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। समझ, नॉर्मल कौन सा होता है? जो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे जो उस पॉइंट पे बनाता है। ये दोनों इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल रे को छोड़ के, ये दोनों नॉर्मल के दोनों एक ही साइड पे होते हैं। नॉर्मल एक तरफ होता है, दोनों रेज एक तरफ होती हैं। किधर होती है? एक रे किधर होती है? एक नॉर्मल के एक तरफ होती है, दूसरी नॉर्मल के सिर्फ कौन से रेस को छोड़ के?
नॉर्मल रे पुट हो गया। नॉर्मल रे में तीनों एक ही पॉइंट पे आ जाते, एक ही जगह पे आ जाते। नॉर्मल रे वही नॉर्मल रे भी है, वही इंसिडेंट रे भी है, और वही नॉर्मल भी है, और वही रिफ्लेक्टेड रे भी, तीनों एक ही जगह पे होंगे। वरना अदरवाइज एक तरफ होगा दूसरा। तो अब ये पॉइंट जो है बहुत लोगों को वो होता है कंफ्यूजन, को ज्योग्राफी नहीं आती और मैथमेटिक्स नहीं आती। यहाँ पे अगर आप नॉर्मल खींचेंगे इस पॉइंट पे, तो इस सरफेस पे जो नॉर्मल किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल बनाए सरफेस के साथ, तो यहाँ जब नॉर्मल खींचेंगे तो वो इस तरह से आएगा। समझ में आया? ये है नॉर्मल लाइन, ऐसे ऐसे नहीं आएगा नीचे को। बात समझ में आया? जो क्यों, उसकी वजह है कि सेंटर से आने वाली हर रे जो है वो नॉर्मल होती है। स्फीयर के सेंटर से आने वाली हर रे जो होती है वो, तो जब तुम इस सेंटर को इससे मिलाओगे तो किधर जाएगा मिलाते हुए? नॉर्मल जो है, मिसाल के तौर पे ये एक रे, ये नॉर्मल है, ये पॉइंट ये 90 का है, इसको नीचे बढ़ाओगे तब भी नॉर्मल ही जाएगा। 90 डिग्री बनाने वाली रे जो यहाँ पे आप मीन होगी, यहाँ खत्म नहीं हुआ, इसको आगे बढ़ा दोगे तब भी नीचे वाला इसमें क्या गिराएगा? नॉर्मल टू द सरफेस। और ज्योमेट्री का रूल है कि सेंटर से आने वाली जो हर रे होती है वो टेंजेंट पे नॉर्मल होती है। ज्योमेट्री की थ्योरम है, हर रे जो सेंटर से आ रही है वो क्या है? नॉर्मल टू द टेंजेंट। तो यहाँ जो टेंजेंट है वो इस तरह का होगा, और उस पर नॉर्मल क्या होगा कि सेंटर से आने वाली हर रे, यानी डायमीटर भी और रेडियस दोनों नॉर्मल होते हैं। कहीं तुम इसको नॉर्मल बनाना चाहोगे तो तुम्हें ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत नहीं है, सीधा सा सेंटर को उस पॉइंट से मिला दो, तो सेंटर से आने वाली हर रे नॉर्मल है, ज्योमेट्री करोगे और उसको आगे बढ़ा दो तब भी वो नॉर्मल ही। तो जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये नीचे को जाएगा, किधर जाएगा? वो उसी तरह आगे बढ़ जाएगा ना। तो इंसिडेंट रे अगर नीचे है तो रिफ्लेक्टेड रे किधर होगी? आगे समझ में पॉइंट क्लियर हो गया? बहुत लोगों में पॉइंट क्लियर नहीं होता। अब यहाँ पे आप नॉर्मल खींचना चाहते हैं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचने के लिए क्या करेंगे? कैसे जोड़ेंगे? कैसे इसको जोड़ेंगे? सेंटर से, क्योंकि रूल है ज्योमेट्री को कि सेंटर से आने वाली हर रे जो है वो क्या कहलाती है? नॉर्मल। उसको आगे बढ़ाएंगे तो वो कैसे जाएगा? वो ऐसे जाएगा, इंसिडेंट के ऊपर, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे ऊपर को जाएगी क्योंकि नॉर्मल बीच में, तो यहाँ रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी? ऊपर थी तो रिफ्लेक्टेड रे नीचे को जाएगी। तो पॉइंट क्लियर हो गया कि ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे ऊपर है और ये रिफ्लेक्टेड रे नीचे, क्योंकि नॉर्मल की दोनों तरफ होती है। एक तरफ इंसिडेंट रे होती है नॉर्मल की, दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड रे होती है। और नॉर्मल क्या है? जो सेंटर से आने वाली रे है, जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इस केस में सेंटर से हर आने वाली लाइन जब पहले से टकराती है क्या नाम है, सर्कल के स्फीयर के पॉइंट से, तो वहाँ जो टेंजेंट होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है। ज्योमेट्री की 9th क्लास की थ्योरम थी, टेंजेंट एंड रेडियस और डायमीटर आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था कि भाई एक सर्कल है, इसको स्फीयर में भी कंसीडर कर सकते हैं, ये टेंजेंट आ गई और ये सेंटर है, ये हमेशा नॉर्मल होगी। कैसे आपने इसको समझाया होगा? मैं ज्योमेट्री नहीं सीखा, जो समझाना हो तो यू हैव टू मेक 2 ट्रायंगल्स, है ना? वो ट्रायंगल्स जो होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे, समझ में आई बात? की वो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इन दोनों एंगल इक्वल होंगे ऊपर नीचे के, और ये दोनों एंगल इक्वल है। तो जब एक एंगल जो होगा दोनों इक्वल होंगे तो दोनों का सम कितना होगा? एक पॉइंट पे बने हुए एंगल का सम 90 होता है, दोनों इक्वल होंगे तो कितने के होंगे? 90। हम उस थ्योरम पे नहीं जा रहे, तो ये ज्योमेट्री नहीं, हम तो आपको स्पेस का रूल बता रहे हैं। पॉइंट समझ में आ गया? तो ये पहला रूल था, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब मैं दूसरा रूल बताऊंगा, तो रूल्स की बात कर रहा हूँ। टोटल बुक में 4 रूल है, 3 रूल से काफी काम चल जाता है, लेकिन चौथा रूल आप लिखना चाहें तो लिख सकते। इसको मैं रब कर दूं। दूसरा रूल क्या है? द रेज विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, the incident rays directed, अच्छा इसको उल्टा कर दे, towards the focus, towards the
तो लिखें डायरेक्टेड रेज पासिंग फ्रॉम फोकस, पासिंग फ्रॉम फोकस ब्रैकेट में इन केस ऑफ concave mirror, in case of concave mirror, or directed towards focus, directed towards focus. ब्रैकेट में क्या? In case of convex mirror, after reflection, after reflection क्या होती है रेज? Become parallel to principal axis, become parallel to principal axis. यदि principal axis के parallel थी वो फोकस से जा रही है, लाइट का पाथ रिवर्सिबल होते हैं सारे, तो जो पैरेलल रे फोकस से जा रही है उसको उल्टा कर दो इस तरह के वो उसी रास्ते से वापस आए, तो वो कहाँ से पास होगी? तो वो फोकस से आई थी तो जाते हुए भी फोकस से पास होगी। जब वो फोकस से पास होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन से पहले क्या थी? वो पैरेलल थी, तो क्या था? पैरेलल थी, कहाँ से पास हो रही थी? फोकस से। आपने रास्ता उलट दिया, रिवर्सिबल कर दिया, तो वो रे जब फोकस से पास होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद, क्योंकि अब वो रे इंसिडेंट रे बन जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? वो पैरेलल हो जाएगी। यानी पैरेलल इंसिडेंट रे थी तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी? फोकस से। और अगर फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। समझ में आ गई? डायग्राम से समझ लो। ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ये रे फोकस से पास हो रही है, नेचर में आके फोकस से पास होगी तो थोड़ा फील्ड शॉक के आना पड़ेगा, ठीक है? क्या होगी? या ये रे जा रही है फोकस से, आगे आके मिरर आ गया, जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो फोकस से आने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल। पैरेलल टू व्हाट? पैरेलल टू प्रिंसिपल। तो फोकस से आई थी, ये फोकस से आ रही थी, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गई। ये फोकस से आ रही थी, रिफ्लेक्शन के बाद कौन से मिरर में? कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स की डायग्राम कैसे बनेगी? ये फोकस है, ये क्या है? अब जो रे फोकस की तरफ जा रही है, फोकस तो एक्चुअली पास में होगी क्योंकि बीच में मिरर है, वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फोकस दूसरी तरफ है, जहां तक रे जाएगी नहीं, तो वो रे हम ऐसे दिखाएंगे, ये रे आ रही है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे डॉटेड लाइन से डायग्राम में, तो वो बढ़ती भी जाएगी तो फोकस से मिल जाती है। अगर एक्चुअली वहां मिरर नहीं होता, अगर वहां मिरर हटा दिया तो कहां से जाती है? वो फोकस से जाती है। लेकिन यहाँ तो वो मिरर से टकरा गई, तो द रे व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस, डायरेक्टेड मतलब एक्चुअली फोकस से पास नहीं हो रही, इसकी तरफ जाना ही है, मतलब ये बीच में नहीं होता तो फोकस से टकराती है। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? क्या हो जाएगा? वो पैरेलल में रहेगी, वो ऐसे पैरेलल में रहेगी। अब ये मत पूछना कि नीचे को क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब आप सर को खींचेंगे नॉर्मल खींचने में क्या करेंगे? इस पॉइंट को कहाँ से मिलाएंगे? सी से। और जब सी से मिलाएंगे तो उसको डॉटेड लाइन से आप आगे बढ़ाएंगे तो वो ऐसे आएगा, वो डॉटेड लाइन जो सी से मिला है। इसी तरह नीचे से कोई रे आ रही है जो फोकस की तरफ जा रही है, हालांकि फोकस तक पहुंची नहीं हो, लेकिन मिरर बीच में मिरर आ गया, क्या करेगी वो? मिरर से टकरा के क्या हो जाएगी? वो पैरेलल हो जाएगी। तो वो अपोजिट है, वर्ड एक दूसरे का अपोजिट है। द रेज व्हिच आर पैरेलल, अब कॉन्केव मिरर को खाली लेते हैं। द रेज व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सॉरी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास फ्रॉम द कॉन्केव मिरर, और द रेज व्हिच आर पासिंग फ्रॉम द फोकस, एक्चुअली पासिंग हो रही है, जो पैरेलल थी वो फोकस से जा रही है, जो फोकस से आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद क्या होंगी? पैरेलल होंगी, अपोजिट होगा दोनों रूल एक दूसरे के। पॉइंट समझ में आ गया? इस केस में क्या आएगा? द रेज which are directed towards focus, sorry, the rays which are parallel to the parallel rule, the rays which are parallel to the principal axis after reflection will appear to diverge from focus, will appear to diverge from focus, लगेगा फोकस से आ रही है। और the rays which are direct moving towards the focus, फोकस नहीं जाना, फोकस पहुंच नहीं रहे,
डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस मतलब फोकस की तरफ जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल यूं ले लीजिए कि बहुत से लोग हैं ना, वो सीधे चलते हैं, इधर उधर नहीं देखते हैं। अब उनको सामने एक बिल्डिंग नजर आ रही है, अब वो उसकी तरफ मुंह करके चल रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि बीच में क्या है। अब बीच में कोई पिलर आ गया, उनकी निगाह कहाँ पर है, तो बिल्डिंग तक नहीं पहुंचेंगे, तो बीच में पिलर आ गया और फिर टकराएंगे, पिलर आ गया, गाड़ी आ गई, तो जिस बिल्डिंग के पॉइंट को सामने रख के चलना है उससे पहले ही वो गिर जाएंगे, ये वापस आ जाएंगे, तो उनको कोई रोक देगा कि काम करने जा रहा हूँ, चढ़ा के आगे। यह है समझ में। तो किस केस में, उनके मेरे में द रेज जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो लगेगा फोकस से आई, और जो फोकस की तरफ थी, फोकस की तरफ जा रही थी, उनका टारगेट क्या था, फोकस था, लेकिन वो फोकस तक पहुंचने से पहले रिफ्लेक्ट होंगी, और जब वो रिफ्लेक्ट होंगी तो क्या होगा, दे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल। तो दोनों केसेस में सेम चीज है, पर इसमें एक्चुअली होता है, इसमें अपीयर होता है कॉन्वेक्स में। तो दोनों डायग्राम आपको आनी चाहिए। दोनों पॉइंट समझ में आ गए। टोटल मेन पॉइंट 3 है, उन्होंने 4 पॉइंट दे रखे हैं, चौथा पॉइंट भी डिस्कस करने कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा पॉइंट क्या है, द रेज विच आर पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द रेज पासिंग फ्रॉम, मिटा दो ना इसे, में मिटा दीजिए, तुम्हारे कहने से क्या होता है, पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन केस ऑफ क्या, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, और appear to move towards focus, towards center of curvature, appear to pass from center of curvature in case of convex mirror after reflection। convex में क्या होता है, after reflection comes back from the same path, comes back from same path, from same, जिस पाथ से जा रही है उसी पाथ से वो वापिस आती है। क्यों भाई, क्या वजह है, जहां से गए थे वैसे ही वापिस आ गए हैं। तो वो हो गया कि एग्जाम देने गए थे, बिना कुछ पढ़े, जैसे गए थे वैसे ही बिना कुछ लिखे वापिस आ गए। यहाँ क्या है, क्या वजह है, अरे भाई अभी तो तुम्हें समझाया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे जो होती है वो क्या होती है, नॉर्मल होती है, और नॉर्मल रे जो होती है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं। जब इंसिडेंट रे में नॉर्मल और दोनों एक साथ आ जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी वही, रिफ्लेक्टेड रे भी वही आ गई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, नहीं होगा, तो दोनों एंगल 0 होंगे ना। दोनों एंगल 0 कब होंगे, जब दोनों रेस उसी पॉइंट पे, उसी लाइन पर हो, तो ये तो नॉर्मल है ना। अब दूसरी रे जो है नॉर्मल से 0 एंगल बनाएगी, क्योंकि नॉर्मल के ऊपर आ गई, वही रे नॉर्मल भी है और वही रे कौन सी है, इंसिडेंट रे भी है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो ज्यादा होगा कम होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, हैं बराबर होते हैं, नहीं 0 होगा, तो 0 कब होगा, तो एंगल तो हम नॉर्मल से नाप रहा है ना, इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड है वो कहाँ होना चाहिए, नॉर्मल के ऊपर। तो जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से वो वापस आ जाएगी। बात समझ में आया, जिस रास्ते पे गई थी, जिस रास्ते से गई थी वो था सेंटर से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली हर वे क्या होती है, नॉर्मल होती है। आपको पता है किसी भी ये जनरल रूल है, ये कोई मिरर है, सॉरी है ना, यहाँ पे आपने नॉर्मल खींचा, ये इंसिडेंट थी, इधर से जाएगी आई बराबर आई के आर के आगे। अगर आप इस रे को, इंसिडेंट रे को उठा के नॉर्मल के ऊपर ले आएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा,
वो भी तो जीरो होगा ना, तो दोनों हमेशा इक्वल होते हैं ऑलवेज। तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे आ जाएगी, वो भी कहाँ पे आ जाएगी, तो यही इंसिडेंट रे होगी, यही नॉर्मल होगा और यही रिफ्लेक्टेड रे भी होगी। तो इसका मतलब जिस रास्ते से गए थे उसी पे वापस आएंगे, उससे ऊपर नीचे होंगे तो एंगुलर रिफ्लेक्शन जीरो नहीं होगा। पॉइंट क्लियर हो गया नहीं हो गया, जिस रास्ते से गए थे उसी से वापस आएंगे, ठीक है। यही केस उसमें भी कॉन्वेक्स मिरर में के सी इधर है, ये एफ है और ये सी है। अब ये रे जो है किस तरफ जा रही है, सी की तरफ। अब सी से आने वाली रे जाती हुई जो सी से जाके सी पे रखना जाए, तो सेंटर से आने वाली हर रे क्या होती है, नॉर्मल, ये नॉर्मल रे होगी। तो अगर इसी में इंसिडेंट रे आ जाएगी नॉर्मल के ऊपर ही, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ होगी, उसी पे आ जाएगी। जैसा लगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही लाइन में होंगे, एक ही जगह, जैसे गई थी वैसे ही वापस आएगी। अगर वापस भी आएंगे उस तरीके से तो एंगुलर इंसिडेंस और एंगुलर जीरो होगा, एंगुलर रिफ्लेक्शन जीरो नहीं होगा, जो रूल्स के खिलाफ है, लेकिन दे आर ऑलवेज इक्वल। तो इसलिए हमने क्या लिखा, द रेज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर और अपीयर टू पास, और अपीयर टू पास में हम क्या वर्ड यूज करते हैं, अपीयर टू डाइवर्ज वर्ड यूज कर सकते हैं। अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम सेंटर ऑफ, कि वहां से आती नजर आ रही है, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है या उससे वहां से आ रही है, एक्चुअली वो नॉर्मल रे है। और जब वो नॉर्मल रे होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों जीरो होंगे, तो इसका मतलब है इंसिडेंट रे भी वही होगी, नॉर्मल भी वही होगा, और तो विल पास फ्रॉम द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन कम्स बैक फ्रॉम द सेम पाथ। पॉइंट क्लियर हो गया। ये तीन दो बेसिकली ये तीन रूल है। अगली क्लास में आपके पास जो है ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए ताकि यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकें। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको प्रैक्टिस कराई थी बैलेंसिंग की, आगे और बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कराऊंगा। कुछ समझ में आई थी बैलेंसिंग? इंशाल्लाह आगे और समझ में आ जाएगी। ये इसको आप कर लो। चौथा रूल जो है गामा फाई का है, दो भी नहीं है। अगर आप लिखना चाहो लिख लो, फिर तीन रूल काफी है, क्योंकि बाकी जो नेक्स्ट रूल जो है वो ये है कि द रे विच आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स पोल ऑफ द मिरर, ये प्रिंसिपल है, जो पोल ऑफ द मिरर की तरफ ले जा रही है। अब यहाँ पे नॉर्मल कहाँ होगा, ये एफ है, ये सी है, यहाँ ये पॉइंट ए है और ये बी पॉइंट है। बी भी एक रे है इंसिडेंट रे, नॉर्मल कहाँ होगा, ज्योमेट्री का रूल है भाई। सर्कल में और स्फीयर में नॉर्मल कहाँ होता है, सेंटर से आने वाली हर लाइन, और सेंटर से आने वाली ये लाइन सेंटर से जा रही है ना, हैं? इसके अलावा कोई और सेंटर से आने वाली लाइन बन सकती है, तो नॉर्मल क्या होगी, कौन सी लाइन होगी, ए बी, यही होगा ना नॉर्मल। तो ये एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, और रूल क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों, तो रिफ्लेक्शन रे कहाँ पे बनेगी, ऊपर को कहाँ बनेगी, ये ऐसे बनेगी, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। द रे विच आर pointing towards the pole of the mirror after reflection will come back from the opposite side, in such a way। अब वो नाम ही बोलो तो रूल है, रिफ्लेक्शन का रूल तो हमेशा है, चाहे वो हो या ना हो, कहीं भी कहेंगे तब भी रूल चलेगा। इन सच a way that angle of incidence will be equal to angle of, इस केस में तो ऐसे आएगी। अब अगर कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे F होगा, यहाँ क्या होगा C, ठीक है। रे जो है वो किधर आ रही है, पोल की तरफ जा रही है, पोल है आपका, तो यहाँ नॉर्मल किधर होगा, कौन सी रे है, नॉर्मल, प्रिंसिपल एक्सिस वही नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ होगी, नीचे की तरफ होगी, नहीं होगी, वही रूल यहाँ पे आ गया सेम। द रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पोल ऑफ द मिरर obliquely will return obliquely, oblique कहते हैं तिरछा, will return obliquely in such a way that angle of incidence will be equal to, वो अगर नहीं भी लिखे
तब भी वो हमेशा रूल फॉलो होता है, जो रिफ्लेक्शन में कभी भी इसके अगेंस्ट नहीं होता। कैसी भी रिफ्लेक्शन हो, कैसी भी रिफ्लेक्शन हो। समझ में आई? बस फर्क डायग्राम का पड़ेगा। इस केस में डायग्राम ऐसे बनेगी, इस केस में भी डायग्राम जो होगी वो तकरीबन सिमिलर होगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस बीच में जो है, प्रिंसिपल एक्सिस इज लाइक इज ए नॉर्मल। तो उस पॉइंट पे नॉर्मल जो है पॉइंट बी पे वो प्रिंसिपल एक्सिस खुद है, वो नॉर्मल की क्यों? क्योंकि सी से पास हो रही है, सेट ऑफ कर्वेचर से आने वाली हर लाइन नॉर्मल होती है, हर लाइन नॉर्मल होती है। तो ये सी से पास हो रही है, इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस भी है और नॉर्मल भी। तो द रे गोइंग ऑब्लिक टुवर्ड्स द पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन विल रिफ्लेक्ट ऑब्लिकली, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ, अगर ये नहीं भी लिखो तब भी ये रूल को फॉलो होने नहीं होता। भाई जितना भी लिख सकते हैं, ऑब्लिक गई थी ऑब्लिक ही वापस आएगी। तो 4 रूल हम यूज कर रहे हैं, मेजरली 3 रूल शुरू के वो यूज करते हैं इक्वेशन इमेज को क्या करने के लिए, लोकेट करने के लिए। भाई यहाँ इमेज बनी है, एक्चुअल जब इमेज हम शीशे में उसमें देखते हैं मिरर के अंदर और एक्सपेरिमेंट बना के देखते हैं और हमें नजर आ रही होती है, वो बेसिकली इन 4 रेस से नहीं बनती। वो कितनी रेस से बनती है? बहुत सारी रेस, इनफाइनाइट। 4 रेस अगर मिलके हम इमेज बनती तो वो हमें नजर भी नहीं आती, क्योंकि जितनी रेस कम होती है उसकी डिमनेस, उसकी जो है वो डीम होती जाएगी और हमें नजर नहीं आएगी। समझ में आ गई बात? कब नजर आती है? जब बहुत सारी रेस यूज है। लेकिन 4 रेस हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमें स्केल यूज करने की जरूरत नहीं है, हमें एंगल नापने की जरूरत नहीं है। हम बिना एंगल नापे इन रूल्स को यूज करके डायरेक्ट इमेज की पोजीशन का पता लगा सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? अब इसके बाद इससे रिलेटेड अटेंडेंस को बंद करो। ये मेरी किताब